एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम सुरेश है, वो रोजमर्रा की तरह जब अपने स्कूल से घर पहुंचता है तो दरवाजे पर खड़े होकर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन बात है 8 फरवरी 1998 की, उसकी माँ उस दिन इंतजार नहीं कर रही थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार आवाज लगा रहा था कि अम्मा दरवाजा खोलो। कई बार आवाज लगाने के बाद आखिरकार दरवाजा तो खुलता है, लेकिन उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि एक आदमी है वो दरवाजा खोलता है। उस आदमी ने उसकी माँ के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, ऊपर ब्रा नीचे पैंटी पहनी हुई थी। वो भी व्यक्ति बिल्कुल नंगा था और उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। वो व्यक्ति उस लड़के की तरफ देखता है, लड़का उस व्यक्ति की तरफ देखता है, दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं। इससे पहले कि बच्चा कुछ पूछ पाता, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी माँ पर भूतों का साया था, मैंने भूत उतार दिए हैं, फिलहाल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाने के लिए, तब तक तुम अपनी माँ के पास बैठो। उस व्यक्ति ने अपने कपड़े पहने और वहां से निकल जाता है। जो उसने उसकी माँ के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे वो पहने ही रखा। उसके बाद वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उस दुनिया में उसकी माँ नहीं बची थी, वो मर चुकी थी, उसके साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। ये कहानी आज उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति का नाम होता है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी ने एक दो नहीं, इसी तरह से लगभग 18 महिलाओं के कत्ल किए थे और जिस महिला का वो कत्ल करता था उसके अंडरगारमेंट्स पहनकर निकल जाया करता था। वाकई ये कहानी झकझोरने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, लेकिन 2022 भी बीतने को है, आज तक भी उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया है। यही हमारे देश के कानून की विडंबना है, इससे आगे क्या कहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है चित्रदुर्ग। दरअसल बात कर रहा हूं 1969 की। इसी चित्रदुर्ग जिले में एक लड़का पैदा होता है जिसके पिता उसका नाम रखते हैं उमेश रेड्डी। उसे प्यार से राजुलू भी कहते थे और वेंकटेश भी बोलते थे उसको। पढ़ने में सामान्य था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ने के बाद जब वो लगभग 23-24 साल के आसपास का था, तब वो CRPF में कांस्टेबल के पद के लिए चुन लिया जाता है और पहली ही पोस्टिंग होती है उसकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कमांडेंट ऑफ जो हाउस होता है, उस हाउस पर उसकी ड्यूटी लग जाती है और इस कमांडेंट ऑफिसर जो होता है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है। कमांडेंट अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और घर में बेटी अकेली थी। कई दिनों से ये उमेश रेड्डी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते करते इसकी नज़र उस लड़की पर पहुंचती है जो कमांडेंट ऑफिसर की बेटी होती है, बेइंतहा खूबसूरत। तभी वो अपने हाथों में जो शस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, जो देश की रक्षा के लिए इसको मिले थे, उस हथियार के बल पर उस लड़की को वो घर के अंदर लेके जाता है। उसके एक एक कपड़े उतारवा कर उसने जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे उन अंडरगारमेंट्स को वो खुद पहन लेता है और पहनने के बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो कमांडेंट ऑफिसर और साथ ही उसकी पत्नी और एक दो लोग और थे जो CRPF के जवान थे, वो यहाँ घुस जाते हैं और देखते हैं अब उस व्यक्ति को जिसका नाम उमेश रेड्डी होता है, कांस्टेबल को देखते हैं तो वो उनकी बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी जो कृत्य करने की कोशिश में था, तैयारी में था, आग बबूला हो जाते हैं। तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाता है, बेटी की जान बचाई जाती है, बेटी को सुरक्षित बचा लिया जाता है जिसके साथ रेप का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कमांडेंट ऑफिस के ही एक किसी कमरे में रखा गया था। इसके खिलाफ इससे पहले की कोई कार्रवाई होती, उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही थी। तब ये उमेश रेड्डी एक बहाना करता है, कहता है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट करना है और मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी खराब सी हो रही है। लोगों को इससे पहले इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, कोई ऐसी खबर नहीं थी कि कैसा व्यक्ति है, इसलिए उसको टॉयलेट करने का मौका देते हैं। जो बंधा हुआ था उसको खोल देते हैं और वहां से मौका पाते ही वो CRPF के कैंप से भाग जाता है और भागकर कहीं नहीं सीधा अपने जिले में पहुंचता है चित्रदुर्ग में। वहां आने के बाद हैरान करने वाली बात यह भी थी कि कमांडेंट ऑफिसर ने अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के बारे में कोई FIR दर्ज नहीं कराई और उसे तलाशने की कोशिश भी नहीं की। ये व्यक्ति वहां से सीधा चलाता है अपने ही होम जिले में और होम जिले में आने के बाद एक नई नौकरी की तलाश में जुट जाता है। यानी कि 1996 में इसको एक नई नौकरी मिल जाती है जिला सशस्त्र रिजर्व में। वहां नौकरी करता है और नौकरी करते करते एक दिन जब अपनी ड्यूटी पे जा रहा था तो एक लड़की स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस जा रही थी। सुनसान रास्ता होता है और ये रास्ते में उसे मिल जाता है। उस लड़की को ये बुरी नीयत से पकड़ लेता है, दबोच लेता है और जंगल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति की पकड़ से ही लड़की छूट जाती है। जैसे ही लड़की छूटती है वो जमीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को इतनी जोर से उसके सर में मारती है कि उसको घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, संभल पाता, वो वहां से भाग जाता है। लड़की भाग जाती है, ये वहीं रह जाता है।
और जो इसका शिकार था वो अपने शिकार को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद बात आई गई हो जाती है ठीक 4 महीने बीतने के बाद 8 दिसंबर 1996 को ऐसे ही घर से निकलता है सुबह के 11 बजे के आसपास। एक पता पूछता एक घर में जाता है और पता पूछने की कोशिश कर रहा था। जब पता पूछ रहा था तो वहां पर एक घर में लड़की होती है, उससे कहता है कि दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लड़की कहती है कि घर पर कोई नहीं है, घर पर सब के सब बाहर गए हुए हैं। तभी उस लड़की से कहता है कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर कोई तुम्हें ऐतराज ना हो, कोई तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। लड़की कहती है मेरे घर पर कोई नहीं है इसलिए आप पानी पी लीजिए। तभी पानी पीने के बहाने से ये कुछ अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है, कहता है कि 10 मिनट वेट कर लीजिए, मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ और मुझे आराम मिल जाएगा, मैं वापस चले जाऊंगा। वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है, उसके घर में घुसता है और ठीक वैसे ही करता है जैसा उसकी आदत थी। उस लड़की के कपड़े उतार कर उसे बांध देता है और उसके अंदर की अंडरगारमेंट्स, उसकी ब्रा और पैंटी को खुद पहनकर उस लड़की के साथ रेप करता है और गला घोंटकर बाद में उसकी हत्या कर देता है। लड़की मर जाती है और मरने के बाद उसके इलाके में जब ये खबर फैलती है तो पुलिस वाले उसकी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। इसके बाद ये रोजमर्रा की तरह अपने जिला सशस्त्र रिजर्व में जो नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी करता है। लेकिन 26 जनवरी 1997 की बात है, ये परेड स्थल पर था और परेड स्थल पर होने के बाद वहां अलग अलग स्कूलों के बहुत सारे लड़के लड़कियां भी आए हुए थे। और इत्तेफाक की बात यह होती है कि वो लड़की भी आ जाती है जिस लड़की ने इसके सर में बहुत जोर से एक पत्थर मारा था, इसका सर फोड़ दिया था। वो लड़की इसको पहचान लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी, इसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। और जब ये बात पुलिस के अधिकारियों को पता चलती है तो पुलिस के अधिकारियों को ये भी पता चल जाता है कि इसने एक घर में जाकर एक लड़की के साथ ऐसे ही रेप किया था, उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद मार्च 1997 को ही ये बेलारी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ लोग इसको लेके जा रहे हैं। जब शिफ्ट कर दिया जाता है तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ से कार से, ये गाड़ी से, इसको पुलिस की गाड़ी होती है, बेलारी जेल के अंदर जब लेके जा रहे थे रास्ते में इसने एक बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बहुत उल्टी सी आ रही है, क्या मैं उल्टी कर सकता हूँ, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ, क्या मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूँ। पुलिस वाले इसकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आने के बाद ये अपना वही परिचय देता है कि मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो गया था, जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, जब इसको दूसरी नौकरी 1996 मिलती है चित्रदुर्ग जिले के अंदर, तो इसका हिस्ट्री चेक नहीं की गई थी। ये आखिरकार जम्मू कश्मीर में रहा था सीआरपीएफ में और यहाँ पर जाकर इसने एक गंदार घिनौना कृत्य किया था कमांडेंट ऑफिसर की बेटी के साथ। और यहाँ पर जो पुलिस वाले, 2 पुलिस वालों के साथ ये होता है, उस पुलिस वालों से कहता है कि मुझे उल्टियां आ रही हैं, तब उसे बाहर निकाल कर उसे उल्टी कराने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही वहां से भाग जाता है और भाग के सीधा पहुंचता है बेंगलोर। बेंगलोर में वही पानी पीने का बहाना या पता पूछने के बहाने से इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर की बीवी बिल्कुल अकेली होती है घर पे और अकेली होने की वजह से वह पानी पीने के बहाने से घर में घुसता है, उनके कमरे में जाता है, उनका रेप करता है, उनके कपड़े उतारकर खुद पहन लेता है और उसकी हत्या करके वहां से चला आता है। बस इतना था कि लोगों में जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो तब पता चलता है कि उमेश रेड्डी नाम का एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति इसी तरह से घरों में जाता है, पता पूछता है और इस तरह की बातें करता है और वो महिलाओं के साथ वो रेप करता है, उनकी हत्या कर देता है। तब ये खबर उस इलाके में बड़ी आग की तरह फैल जाती है, पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच जाता है। लोगों के और महिलाओं के दिमाग में उसकी चेहरा, उसका शक्ल जो फोटोग्राफ्स के माध्यम से अखबारों में छप रहा था, वैसी ही शक्ल के फिर कुछ लोग जब सड़कों पे दिखाई देते थे तो महिलाएं या घर में कोई आता था तो फोन कर दिया करती थी पुलिस को और पुलिस के पास इतनी घंटियां बजती थी कि पुलिस समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार किस व्यक्ति को पकड़ा है, किसको नहीं पकड़ा है। जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती थी पता चलता था कि वो व्यक्ति असली नहीं है बल्कि नकली है और ये ऐसे ही एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा था। इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी की हत्या करने के बाद 7 जुलाई 1997 को एक बार फिर से ये गिरफ्तार हो जाता है और इसको 2 सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसके घर से एक पोटली मिलती है और उस पोटली में इतना सारा सामान था जिसमें क्या लड़कियों की अंडरगारमेंट्स वगैरह थे। अब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये अंडरगारमेंट्स वगैरह कहां से आए, क्या है, तो कहता है कि मैं इनका कारोबार करता हूं, मैं बेचता हूं। फिर पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम बताया, रमेश। पुलिस वाले कुछ समझ पाते हैं, रमेश वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। वो रमेश नहीं होता बल्कि उमेश रेड्डी होता है। उन पुलिस वालों के बारे में जब उच्च अधिकारियों को पता चलता है तो उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अब तक एक नहीं 8-9 लड़कियों के साथ रेप किया, उनकी हत्या की और उनको मार दिया हमेशा के लिए। फिर ये अपने अंजाम को देने के लिए निकल जाता है और ऐसे ही एक वक्त आता है 1998 में 28 फरवरी
ये थी श्री सुबैया की हत्या करता है, जिस कहानी मैंने सबसे पहले सुनाई थी, सुरेश की मां की हत्या करता है। और सन 2002 तक ऐसे ही ये लगातार जहां मौका मिलता था वो अलग अलग शहरों में, कभी अहमदाबाद में, कभी बड़ौदा में, कभी बेंगलुरु में, कभी कर्नाटक के अलग अलग शहरों में जाता है, महिलाओं की हत्या करता था, उनके साथ रेप करता था। और कई बार ऐसे भी सुनने को मिलता है कि इसने मरी हुई औरतों की, यानी कि लाश के साथ भी उसने ऐसे ही हरकत की। एक दिन 17 मई 2002 को बेंगलुरु के पास एक यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन के क्लार्क रूम में ये अपना सामान रखता है और सामान रखने के बाद वहां कहता है कि मैं बस अभी एक नाई की दुकान पे जाता हूं और शेव वगैरह करा के अभी आता हूं। तो एक ऑटो पकड़ता है, ऑटो में बैठता है, ऑटो में बैठने के बाद सीधा नाई की दुकान पे पहुंचता है। वहां जाने के बाद ये शेव बनवा रहा था, लेकिन ऑटो वाला जब ऑटो के साथ से लेके जा रहा था तो ऑटो वाले ने उस दिन एक इंग्लिश या अखबार पढ़ा था जो उस इलाके की, उस भाषा का अखबार था। उसमें एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ्स लगा हुआ था। वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं था बल्कि उमेश रेड्डी का था। और वो उमेश रेड्डी वही था जो क्लार्क रूम में अपना सामान रख के आया था, जो कि नाई की दुकान पर शेव बनवा रहा था। पुलिस वाला सीधा जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां से पुलिस वाले को बुला के लाता है और 17 मई 2002 को इसको गिरफ्तार करवा देता है, इसको पकड़वा देता है। पुलिस वाले अब की बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लगभग 4 साल के बाद 26 अक्टूबर 2006 को फास्ट ट्रैक बेंगलुरु की कोर्ट में इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है। यानी कि 18 इसने कत्ल किए थे महिलाओं के, और ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ इसने ये रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। आरोप सिद्ध सिर्फ 9 मामलों में होते हैं हत्या के, और उस मामले में इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी की सजा सुनाने के बाद सन 2007 में अक्टूबर का महीना था, हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो वो निचली वाली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं और इसकी फांसी की सजा को रखते हैं। कहते हैं कि इसको फांसी ही दी जाए। और साथ ही जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी दे दी जाए। बात इतनी जल्दी फांसी मिलती नहीं है, कानून की बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, अवधारणाएं, उसके एक एक स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और सन 2013 में जब राष्ट्रपति के यहाँ पर यह अपील करता है तो राष्ट्रपति ने इसकी अपील को खारिज कर दिया। सन 2016 में इसने एक बार पिटीशन दायर की कि मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया, इसकी अपील को, पिटीशन को खारिज कर दिया। और सन 2021 में एक बार फिर इसने अपने आप को मानसिक रोगी घोषित कराने की कोशिश की, कहा कि मैं मानसिक रोगी हूं और जो ये जितने भी अपराध किए हैं मैंने अपनी मां के इलाज के लिए किए थे, जबकि ऐसी बात कोई पाई नहीं गई थी। तो इसलिए सन 2021 में एक बार इसकी सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपील को खारिज कर दिया। फिलहाल सन 2022 चल रहा है। लोगों को, खासकर कर्नाटक के लोगों को जिनके साथ आपराधिक वारदातें हुई हैं, उन लोगों को इंतजार है कि इसको कम से कम समय में फांसी होनी चाहिए। लेकिन वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है और उमेश रेड्डी जेल की सलाखों में अपना वक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। सन 2022 भी बीतने को है और इस व्यक्ति को आज तक की कोई फांसी, सजा तो सुनाई गई है लेकिन फांसी हुई नहीं है। होगी या नहीं होगी यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। आप तो जानते हैं कि हमारे देश का कानून कितना लचीला है, चाहे कितना बड़ा अपराध कर दे लेकिन अपराधी को इतनी जल्दी सजा नहीं मिलती। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें विवेक कुमार हैं, छोटू सिंह कुशीनगर से हैं, दीपक कुमार, नफीसा बिहार से हैं, कीर्ति कुमारी, ममता वर्मा, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, क्योंकि इन कहानियों को, इन किस्सों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।